हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज हमें पढ़ना है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स, जिसका पार्ट भी हमें पढ़ना है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो फर्स्ट यूनिट आता है वो आता है डीसी एंड एसी सर्किट्स। तो डीसी एंड एसी सर्किट्स में हमें पढ़ना है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, फिर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस, थ्रू इंडक्टेंस, थ्रू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो इस प्रकार से कई सारी हेडिंग्स पढ़नी है। इसमें थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम्स पढ़ने हैं और फिर कई प्रकार के ब्रिजेस पढ़ने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज डीसी एंड एसी सर्किट यूनिट 1, जिसमें फर्स्ट हेडिंग रहेगी ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ रहेगा, उसके बाद रहेगा डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेडिंग का नाम रहेगा ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एल मतलब इसमें इंडक्टेंस और आर का मतलब है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले एक सर्किट कंसीडर किया जाएगा। कंसीडर अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस कॉइल कुंडली इस प्रकार से बना लिया गया। एक इंडक्टर हो गया, इसका इंडक्टेंस है एल। फिर इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज में जानते हैं इंड टू इंड कनेक्शन, एक सिरे के साथ दूसरे का पहला वाला सिरा कनेक्टेड है, पहला पॉइंट कनेक्टेड है। इस प्रकार के कनेक्शन को इंड टू इंड कनेक्शन कहें या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम कहें। तो एल जोड़ दिया गया, इसके साथ आर जोड़ दिया गया, रेजिस्टेंस। अब इसी में जोड़ दिया गया एक बैटरी जिसका ईएमएफ है कैपिटल ई। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़ा है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा है वो हो गया नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का ईएमएफ है कैपिटल ई। इसमें एक स्विच लगा दिया गया जिससे इसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जाएगा। तो अगर कनेक्ट करेंगे तो करंट यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैटरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, करंट इसके थ्रू फ्लो करेगी और करंट फ्लो करने की वजह से सर्किट में करंट ग्रो करेगी। ग्रो करते करते मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी। अब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने और t = 0 स्टार्टिंग और स्टेडी स्टेट दोनों के बीच की कहानी है कि ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो सबसे पहले एक सर्किट बनाया गया। सर्किट में एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है कैपिटल एल, एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोधकता है आर। अब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। सीरीज में जोड़ने के बाद एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और फिर यहाँ लगा हुआ एक स्विच जब ऑन होगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो अगर करंट फ्लो, ये पूरा सर्किट इस प्रकार से हो गया। स्टार्टिंग में t = 0 पे, टाइम की जब 0 था तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। अब उसके बाद करंट राइज करना स्टार्ट करेगी, करंट बढ़ना स्टार्ट करेगी। करंट फ्लो करते हुए जब यहाँ जाएगी तो इंडक्टर जो है इस करंट का करेगा अपोज। इंडक्टर का काम ही है कि अपोज करना करंट का। अगर करंट बढ़ रही है तो उसे उसका भी अपोज करना, और मतलब उसे कम करना, और अगर करंट घट रही है तो उसे इम्प्रूव करना, उसे बढ़ाना। हमेशा इसका काम है इसका अपोज करना, करंट को अपोज करना। तो अब जब करंट यहाँ से फ्लो करेगी, बैटरी की वजह से करंट जब यहाँ से फ्लो करेगी तो ये इंडक्टर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये इसका अपोज करेगा, इसका विरोध करेगा। तो ये क्या हुआ, ये मान लिया गया कुछ समय के लिए इसका अपोज करेगा। जब इसमें करंट की वैल्यू कम थी फिर ये अपोज कर दिया, फिर ये वैल्यू बढ़ाया, फिर अपोज कर दिया, फिर ये वैल्यू बढ़ाया, फिर ये अपोज कर दिया। कुछ समय आते आते इसका अपोज जो है वो अपोजिशन ख़त्म हो जाएगा और इसमें से करंट फ्लो कर जाएगी। जब करंट फ्लो कर जाएगी तो उसे कहेंगे स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो कर जाएगी, इंडक्टर का काम हो जाएगा ख़त्म। तो अब मैक्सिमम करंट फ्लो करने से पहले और t = 0 पे जब करंट फ्लो नहीं कर रही थी, दोनों के बीच में ही करंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। इसे ही कहा जाएगा ग्रोथ ऑफ करंट
इन LR सर्किट। इसका अगर बाद में ग्राफ भी बनाया जाएगा तो इस प्रकार से ये बनेगा कि करंट जीरो से स्टार्ट की, धीरे धीरे बढ़ते 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 ये स्टेडी वैल्यू तक पहुंच गई, और फिर इन्हीं जब इस जीरो है और जब स्टेडी वैल्यू है दोनों के बीच की कंडीशन को ही कहा गया ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो एक सर्किट बना लिए जिसमें एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है L, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। इसे एक बैटरी से जोड़ा गया है, बैटरी का EMF है कैपिटल ई, इसमें एक स्विच लगा हुआ है, स्विच को ऑन करेंगे तो करंट इसमें फ्लो करेगा। एट t = 0 की बात करें, एट t = 0, जब टाइम 0 था तो करंट की वैल्यू थी 0। अब उसके बाद जो स्विच ऑन हुआ तो स्टार्टिंग में करंट 0, अब उसके बाद करंट राइज करना स्टार्ट करेगी, लेकिन जो इंडक्टर इसमें लगा हुआ है वो इसका अपोज करेगा, कुछ समय तक इसका अपोज करेगा करंट। अब अपोज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें स्टेडी करंट मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। एक कंडीशन और समझते हैं हम कि मान लिया गया ये इंडक्टर लगा ही नहीं है, अगर इंडक्टर ये नहीं लगा होता तो सर्किट केवल इतना सही होता, एक बैटरी, यहाँ से इसका स्विच कनेक्टेड है, स्विच ऑन हो गया, और यहाँ से इसका रेजिस्टेंस R। तो इस कंडीशन में क्या होता, मैक्सिमम करंट जो फ्लो करती, पीक करंट, उसे अगर कहें I0 या फिर कहें I मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E/R। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR, यहाँ EMF E है तो I मैक्सिमम I0 लिखा जा सकता है E/R। ये हो गया पीक करंट जिसे कहेंगे स्टेडी करंट भी कहा जा सकता है। t = 0 पे करंट 0 थी, और फिर ये हो गया मैक्सिमम करंट। तो इन दोनों के बीच का जो करंट है, जब तक करंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रही है, उसी को ही कहा गया है ग्रोथ ऑफ करंट। तो ग्रोथ मतलब जब तक स्टार्टिंग से ये शुरू हुई और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंची, तब तक ये ग्रोथ कैसे हो रहा है, इसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, कैसे एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, पूरी कहानी यही हमें पढ़ना है, जिससे दिखाया गया है ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो इसके बारे में कुछ बातें लिख रहे हैं ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाकी आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं 8470829834, इस पर भी मैसेज करके इसका PDF प्राप्त किया जा सकता है। तो बढ़िया से पढ़ाई करें, बढ़िया से नोट्स, PDF और वीडियोस आपको इसके मिलते रहेंगे, पूरा सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो बाकी आपको क्या लिख के एग्जाम में आना है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसे आप लिख भी सकते हैं। बाकी आपको नोट्स भी मिल जाएगा, इसका PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे और इस नंबर। तो जितनी बात बोली गई थी उतनी बात लिख भी दी गई कि कंसीडर अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R। तो एक सर्किट हो गया जिसमें इंडक्टेंस L हो गया और रेजिस्टेंस हो गया R, विद बैटरी ऑफ EMF E, बैटरी ऑफ EMF E हो गया, इसमें और आगे बढ़ा सकते हैं, एंड अ स्विच S, स्विच या की S इसमें यूज कर दिया गया, सब सीरीज कॉम्बिनेशन है। उसके बाद व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, स्विच से सर्किट को जब क्लोज करेंगे, करंट स्टार्ट्स टू राइज, करंट बढ़ना स्टार्ट करेगी। अब बढ़ना स्टार्ट करेगी तो ये इंडक्टर जो है इस करंट का अपोज करेगा, इसे पीछे कर देगा, जीरो कर देगा, फिर उसके बाद अपोज करते 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 फिर तब बाद में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इफ इंडक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द सर्किट, करंट राइज रैपिडली टू अ मैक्सिमम वैल्यू, जिसे कहा जाएगा स्टेडी वैल्यू। अगर ये नहीं होता तब इसकी वैल्यू हो जाती है I0 = E/R, क्योंकि ये रहेगा ही नहीं तो V = IR होता है, तो E = IR, I की वैल्यू हो गई E/R, मतलब मैं स्टेडी वैल्यू कहा गया, ये हो गया E/R। लेकिन यहाँ पे इंडक्टर को यूज किया गया है तो ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुँचेगा, कुछ देर तक ये अपोज करेगा, अपोज करने के बाद ही ये कुछ वैल्यू तक पहुँचेगा, उसके बाद वैल्यू उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब तक कैसे ग्रोथ होगा, मैक्सिमम वैल्यू अपोज को गेन करने से पहले कब कितना अपोज होगा, किस प्रकार से ये बढ़ेगा, उसी को कहा जाएगा ग्रोथ ऑफ करंट। आगे अगर देखें तो लिखा गया इफ इंडक्टर इज प्रेजेंट, हाँ इंडक्टर को जोड़ा गया, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड EMF अपीयर्स इन द सर्किट विच अपोज द करंट। तो यहाँ से क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा, इंड्यूस्ड EMF इसे क्या करेगा, इसका जो करंट है इसे अपोज करेगा, क्योंकि इसमें से भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी और इसमें एक इंड्यूस्ड EMF भी प्रोड्यूस होगा। तो अगर इंड्यूस्ड EMF बात करें इंडक्टर का इंड्यूस्ड EMF, तो ये हो जाएगा, इसे लिखें पढ़ के भी आप आए, तो इंड्यूस्ड EMF
इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ इंडक्टर, स्मॉल ई से इसे रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी, जहाँ पे आई इज़ द करंट इन सर्किट एट एनी इंस्टेंट टी। तो ये अगर किसी टाइम टी पे करंट आई है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। चूँकि ये इस बैटरी जो कनेक्टेड है उसके उस ईएमएफ का ये अपोज कर रहा है, तो इसके तुलना में इसे लिखेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब इन दोनों के लिए अगर बात करें तो इफेक्टिव ईएमएफ जो काम करेगा वो कितना काम करेगा, तो इफेक्टिव ईएमएफ ई तो फ्लो कराना चाह रहा है करंट फ्लो, अब बाकी जो स्मॉल ई है, स्मॉल ई है ईएमएफ ऑफ इंडक्टर है वो अपोज कर रहा है फ्लो का, तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा, इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये हो गया इफेक्टिव ईएमएफ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर से अगर सॉल्व करें तो बाई ओम्स लॉ या बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दोनों लगा सकते हैं। वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज पॉजिटिव, इसे कंसीडर करेंगे नेगेटिव, और ये वोल्टेज हो जाएगा आई आर। तो ये भी इसका भी, ये भी अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है, यही फ्लो करा रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये दोनों होंगे निगेटिव। तो लिख सकते हैं ई माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर बाई, या फिर लिख सकते हैं बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, और इसमें ईएमएफ जो है वो वोल्टेज काम कर रहा है ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। ये हो गया। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी लगाएं तो वोल्टेज लॉ लगाएं तो इसमें जो ईएमएफ यहाँ बैटरी का है, बैटरी का ईएमएफ है कैपिटल ई, इसका ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इसका ईएमएफ माइनस आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो बाकी इक्वेशन यही रहेगी। अगर इसे फर्दर सॉल्व करें लिख सकते हैं इसे ई और आई आर को इधर लाएं, इसे लिखा गया ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो अगर डी टी को हम यहाँ लाएं और ई माइनस आई आर को इसके अपॉन में लिख दें तो इसे इस प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, डी टी इज इक्वल टू यहाँ एल इंटू डी आई रह गया, अपॉन में ये आ गया ई माइनस आई आर। अब इसका हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो ऑन इंटीग्रेटिंग देखते हैं इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है। तो इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक टाइम है जब। इसका इंटीग्रेशन करें, एल हो गया कांस्टेंट, इसके लिए डी आई के रेस्पेक्ट में डी आई ई माइनस आई आर, ये हो गया 0 टू करंट फ्लो करिए आई तक, तो 0 टू आई हो गया, ये हो गया 0 टू टी। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू आई। अगर इसका इंटीग्रेशन करें, डी टी का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी टी, डी टी का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिल गई टी। वैल्यू भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी प्लेस करें तब भी वही बात आएगी, टी आ गया टी माइनस 0 अर्थात टी। यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें, आई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना इसे, इसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं। इसकी वैल्यू अगर मान लिया गया एक्स मान ले, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एक्स। कैसे इंटीग्रेट करेंगे जरा समझिए इसे, ई माइनस आई आर की जगह मान लिया गया एक्स, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लिए। यहाँ इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करें, आई का डिफ्रेंसिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हो गया कांस्टेंट 0 माइनस यहाँ पे हो गया डी आई आर इज इक्वल टू हो गया डी एक्स। यहाँ से डी आई की अगर वैल्यू देखें तो डी आई इज इक्वल टू हो गया डी एक्स, यहाँ बचा माइनस और ये आर, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ अपॉन में माइनस आर। डी आई की वैल्यू हमें मिल गई, डी आई इज इक्वल टू हो गया डी एक्स बाई माइनस आर। तो अगर इसका ही इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है देख रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई ई माइनस आई आर। इसे इंटीग्रेट करें, इसकी वैल्यू मान लिया गया x, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी आई की वैल्यू अगर देखें तो ये डी एक्स बाई माइनस आर, डी आई की वैल्यू रख रहे हैं डी एक्स बाई माइनस आर, ये तो हो गया डी आई की वैल्यू, अपॉन में ई माइनस आई आर और अपॉन में ई माइनस आई आर, और ई माइनस आई आर की जगह हम लोग मान लिए, सपोज कर लिए एक्स।
अगर इसे देखा जाए तो इसे लिख सकते हैं, अब x के 1/x और dx है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो r इसके लिए तो कांस्टेंट हो गया, ये हो गया 1/-r और इंटीग्रेशन ऑफ हो गया 1/x dx और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, इसका इंटीग्रेशन हो गया log x, ये हो गया 1/-r और इसकी वैल्यू हो गई log x। तो log x की अगर वैल्यू प्लेस करें तो x की वैल्यू हमारे पास है ही e-ir, तो e-ir अगर इसकी वैल्यू है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/-r और log x की जगह रख दें अपनी पहली वैल्यू e-ir, ये हो गया। तो t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद dt का इंटीग्रेशन हुआ t और यहाँ से ये li क्या है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें di/e-ir का इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू मिल रही है l, तो ये ऑलरेडी है l इंटू ये वैल्यू मिल रही है 1/-r इंटू log e-ir। हर जगह बुक में इसके बाद dt का इंटीग्रेशन करके लिखा गया है t, l की वैल्यू को लिखा गया l और इस वैल्यू को इंटीग्रेट करके लिखा गया log e-ir इंटू ये वैल्यू लिखी गई है इंटू 1/-r। तो कैसे वैल्यू आई ये प्रोसीजर आपको बता दिए कि यहाँ से e-ir को x रखें, x को अब उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू प्लेस करें, उसके बाद 1/x का dx के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x, वही वैल्यू है। तो इस हिसाब से अगर इसे अरेंज करें तो लिख सकते हैं t -l/r log e-ir। ये एक्सप्रेशन हमें मिला, इसे बनाया जा सकता है इक्वेशन नंबर 1 और इसमें अब इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक कांस्टेंट यहाँ आएगा, कांस्टेंट जिसे कहा जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया, इसे कहा गया इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह के शुरू में ही लिख ले रहे हैं। तो अगर इसे यहाँ लिखें तो लिखा जा सकता है t -l/r log e-ir और कांस्टेंट हो गया c। इसे क्या लिया गया इक्वेशन नंबर 1। बाकी की चीज़ें इरेज कर दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसे अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसे हटा के इसे फर्दर आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये था अपना सर्किट। तो t हो गया -l/r log e-ir प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। अगर अब स्टार्टिंग में चलें, एट इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक अवस्था की बात करें, एट इनिशियल कंडीशन शुरुआत में, एट इनिशियल कंडीशन या एट इनिशियल t = समय की शुरुआत में ही समय की वैल्यू थी 0, तो समय की वैल्यू अगर 0 थी, t = 0 था, तो उस समय देयर वाज नो करंट इन सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा। तो अगर t = 0 है तो करंट भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा 0, देयर इज नो करंट इन द सर्किट। अगर ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करें तो t = 0 तो 0 हो गया, इज इक्वल टू -l/r फिर log e माइनस, अब इस कंडीशन पे t = 0 पे i की वैल्यू 0, तो i की वैल्यू यहाँ 0 रखें तो 0 × r मतलब 0, तो बस 0 ही लिख दें या -0 × r लिख दिए, अब प्लस c। एक लाइन और सॉल्व करें तो ये हो गया 0 = -l/r log, यहाँ से e -0 अर्थात log e प्लस c। c की वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है, c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसे इधर भेज दें तो c = हो गया, ये माइनस था इधर आएगा प्लस l/r log e। c की वैल्यू हमें मिल गई, c की वैल्यू l/r log e और इस वैल्यू को प्लेस करना है अब इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, लिख दें इसे, पुटिंग the value of c, putting the value of c in equation number 1, in
इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण 1 में अगर c की वैल्यू रखें तो ये था t इज इक्वल टू माइनस एल बाई आर लॉग ई माइनस आई आर लॉग ई माइनस आई आर प्लस सी। और c की वैल्यू हमें मिल गई है। c की वैल्यू कितनी मिली है? c की वैल्यू हमें मिली है l बाई आर लॉग ई। वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं, ये हो गया l बाई आर लॉग ई। अब इसे फिर सॉल्व करना होगा आगे। क्या करें? t इज इक्वल टू हो गया माइनस एल बाई आर लॉग ई माइनस आई आर प्लस एल बाई आर लॉग ई। दोनों जगह देखें एल बाई आर कॉमन है, तो माइनस एल बाई आर अगर कॉमन ले तो ये बीच में आ जाएगा माइनस। सॉल्व कर रहे हैं कॉमन लेके, तो यहीं अगर लिख दें, फिर से इस इक्वेशन को अगर लिखना हो तो इक्वेशन नंबर 1 जो है अब बदल चुका है। c की वैल्यू हम लोग प्लेस कर चुके हैं। जो इक्वेशन नंबर 1 है वो हो क्या चुका है? वो हो चुका है t इज इक्वल टू माइनस एल बाई आर लॉग ई माइनस आई आर प्लस c की वैल्यू प्लेस कर दी है, ये वैल्यू हो गई है l बाई आर लॉग ई। अब इसमें से माइनस एल बाई आर कॉमन लिखा जा सकता है, लिख भी लिया गया। कॉमन लिखने के बाद यहाँ से बचा लॉग, यहाँ से बचा ई माइनस आई आर, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया गया जबकि माइनस था नहीं, तो यहाँ एक और माइनस आया, माइनस एल बाई आर कॉमन हो गया, बचा लॉग ई। और फॉर्मूला जानते हैं हम कि लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम बाई एन। तो लॉग एम बाई एन अगर ये है तो इसे लिख लॉग एम माइनस लॉग एन है तो इसे लिखा जा सकता है लॉग एम बाई एन। तो फॉर्मूले पे ये हो गया माइनस एल बाई आर लॉग ई माइनस आई आर अपॉन ई। इतना हुआ। किसकी वैल्यू है ये टी की वैल्यू। तो अगर ये केवल लॉग को इधर रखें तो केवल लॉग को इधर रखें और ई से इसे डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू तो इधर आएगी। केवल लॉग को इधर बचाना है तो ये वैल्यू को इधर भेजें, तो ये था टी, आर अपॉन में था, इधर आ गया मल्टीप्लाई में, एल मल्टीप्लाई में था, आ गया अपॉन में, और ये माइनस था, माइनस इधर आ गया। इधर बचा क्या? इधर बचा लॉग। डिवाइड भी कर लें तो बचेगा ई से ई डिवाइड हो 1 माइनस आई आर बाई ई। तो लॉग के टर्म में इसका एंटी लॉग लिया जा सकता है, ले अगर तो ये हो जाएगा टेकिंग एंटी लॉग, या क्या हो जाएगा ये एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज हो जाएगा। ये हो गया लॉग जो था वो इधर एंटी लॉग में आके एक्सपोनेंशियल टर्म में हो गया ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी इज इक्वल टू, ये हुआ यहाँ से 1 माइनस आई आर बाई ई। और हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना आई के लिए, तो आई के लिए अगर एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो आई आर बाई ई वाले टर्म को इधर लाएं और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी इसे उधर ले जाएं तो ये इधर आएगा, ये हो गया पॉजिटिव आई आर बाई ई इज इक्वल 1 और ये टर्म उधर गया माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब उसके बाद आई की वैल्यू हमें चाहिए। आई की वैल्यू अगर चाहिए तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर ये इन्वर्स हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आर बाई ई था तो ये हो जाएगा ई बाई आर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। और ई बाई आर की अगर बात करें तो स्टेडी करंट था, ये स्टार्टिंग में यही वैल्यू थी स्टेडी करंट की, मैक्सिमम जो करंट राइज कर रहा था। तो स्टेडी करंट की अगर बात करें तो इसे लिखा गया था जब इंडक्टर इसमें अवेलेबल नहीं था, इफ देयर वाज इंडक्टर वाज एब्सेंट इन सर्किट, तो ये वैल्यू थी आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये हमें मिला एक्सप्रेशन कि कैसे करंट राइज कर रही है इन द सर्किट। तो सर्किट में इसके लिए एक्सप्रेशन मिला आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी।
इक्वेशन तो आ गया I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर आर बाई एल इंटू टी, यही है I इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमें मिला है। दिस इज द इक्वेशन विच शोज द ग्रोथ ऑफ करेंट। तो यही एक इक्वेशन है, यही इक्वेशन है जो करंट के ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमें तीन बातें मिलती हैं। फर्स्ट थिंग क्या मिलती है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू जीरो। टी की वैल्यू अगर जीरो तो करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। टी की वैल्यू जीरो रखें तो ये हो गया ई टू दी पावर जीरो, वन, वन माइनस वन जीरो, तो आई की वैल्यू हो गई जीरो। तो अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू हो गई जीरो। इसे रफ करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमें मिला कि अगर टाइम की वैल्यू जीरो है तो करंट सर्किट में जीरो है, और ये बात शुरू से ही हमें पता थी। तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। एक साइड हम लोग बना रहे हैं करंट और दूसरे साइड बना रहे हैं टाइम। ये बना लिया गया टाइम। ये हो गया टाइम टी और ये हो गया करंट आई। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू हो गई जीरो। तो यहाँ ये तो पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें, एज टी इंक्रीजेस, दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती है, एज टी इंक्रीजेस, एज टी इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे इस टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टी की वैल्यू जब ये बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू घटेगी। तो एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू जब घटेगी तो इसमें से कम वैल्यू घटाना पड़ेगा। तो कम वैल्यू घटाना पड़ेगा, मान लिया गया इसकी वैल्यू आ गई 0.1, तो अब कम वैल्यू घटाएंगे 0.1 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9, तो 0.9 ऑफ आई नॉट हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू और बढ़ाएं तो इसकी वैल्यू और घटेगी, तो और कम वैल्यू घटाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे टी की वैल्यू, अगर टी की वैल्यू शुरू में क्या हुआ, शुरू में टी की वैल्यू कम थी, टी की वैल्यू कम थी तो इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा थी, मान लिया गया 0.5 थी। तो 0.5 अगर 1 में से घटाया जाए तो 0.5 ही है, 0.5 ही बचा, तो ये हो गया 0.5 ऑफ आई नॉट। अब इसकी वैल्यू और बढ़ी तो इसकी वैल्यू क्या हुई, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, टी की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू घट रही है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू जब घटेगी तो अब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू जब घटेगी तो ये जो टाइम करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी, करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो इस बात को अगर लिखें तो लिख सकते हैं एज, सॉरी ये एट नहीं रहेगा, एज रहेगा, एज टी इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियल टर्म डिक्रीजेस, एज टी इंक्रीजेज सेकेंड टर्म या ये एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म डिक्रीजेस, या वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ये भी लिख सकते हैं। एज टी इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, हेंस करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। बहुत बातें नहीं लिख रहे हैं, इसे क्या कर दिया गया, ग्राफ बना दिए। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली करंट की वैल्यू बढ़ रही है। इसमें एक टर्म ये भी है, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, जिसकी वैल्यू थी ई बाई आर। ये तो जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ रही है करंट की वैल्यू उसी हिसाब से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। एज टी इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियल टर्म, ये वाला जो टर्म है वो डिक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे जिसकी वैल्यू इसकी जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही 1 में से कम घटाना पड़ेगा, और कम घटाना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। 0.5 घटाएं तो 0.5 आएगा, इसकी वैल्यू 0.4 घटाएं तो 0.6 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0.3 आ गया, तो कुछ और टाइम की वैल्यू बढ़ाने पे इसकी वैल्यू आ गई 0.3। जैसे मान लिया गया टी की वैल्यू कुछ है, टी की वैल्यू जब है तो एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू 0.5 है,
तो वन में से 0.5 घटाएंगे तो बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0.5। अब उसके बाद टी की वैल्यू और बढ़ी, टी की वैल्यू बढ़ने पे इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी वैल्यू और कम हो गई, और कम होकर इसकी वैल्यू हो गई एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू हो गई 0.4। तो अब 1 में से 0.4 घटाना होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.6, अर्थात करंट की वैल्यू फिर बढ़ गई। टाइम की वैल्यू फिर और बढ़ी, टाइम की वैल्यू और बढ़ने पे ये एक्सपोनेंशियल टर्म और घट गया, इसकी वैल्यू आ गई 0.3। 0.3 आ गया तो 1 में से 0.3 घटाएं तो ये हो गया 0.7, अर्थात करंट और बढ़ गई, 0.7 ऑफ आई नॉट हो गई। टाइम की वैल्यू और बढ़ाएं तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म घट गया, ये हो गया 0.2। अब घटाने पे ये हो गया 0.8। इस प्रकार से ये क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे ये सेकंड टर्म जो है इसकी वैल्यू घटेगी, इसकी वैल्यू घटेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ये इस ग्राफ में बता भी दी, इस ग्राफ में इस बात को शो कर दिया गया। अब उसके बाद t इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए, अगर t इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए तो ये पहुंच जाएगा स्टेडी करंट। तीसरा, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी तो स्टेडी करंट तक पहुंच जाएगा, या स्टेडी वैल्यू कितना आई नॉट, तो वहाँ तक लगभग पहुंच जाएगा। कब, जब समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। अब हम लोग एक की पॉइंट की बात करते हैं। एक की पॉइंट अगर बात करें तो एक टर्म है L/R, एक टर्म होता है L/R। L/R को लेमडा से कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया होगा और जिसे कहा जाता है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, या फिर इसे कहा जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट, कह सकते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट। अगर इसके यूनिट की बात करें कि टाइम है कैसे, तो L मतलब इंडक्टेंस, L/R यूनिट की बात करें तो L का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी, और R मतलब रेजिस्टेंस और इसकी यूनिट होती है ओम। इंडक्टेंस के दूसरे यूनिट की बात करें तो इसके लिए एक्सप्रेशन जो था इज इक्वल टू था LdI/dt, यही है हेनरी इंडक्टेंस। इसकी अगर दूसरी यूनिट की बात करें तो EMF, EMF की यूनिट हो गया वोल्ट। टाइम t है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में dt, टाइम अर्थात इसकी यूनिट हो गई सेकेंड, और ये DI मल्टीप्लाई में I मतलब करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो L की जो यूनिट है, इंडक्टेंस की जो दूसरी यूनिट है, वो लिखा जा सकता है वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, या फिर इसे लिख सकते हैं हेनरी की जगह ही लिख दें। हेनरी की जगह क्या लिख दें, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, लिख दीजिए एम्पियर। तो एम्पियर इंटू ओम हो गया, एम्पियर इंटू ओम। एक एक्सप्रेशन और जानते हैं, V इज इक्वल टू IR। I होता है करंट, करंट की यूनिट एम्पियर, और R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो एम्पियर इंटू ओम मतलब V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब वोल्ट, तो इन दोनों की जगह लिखा जा सकता है वोल्ट। तो ऊपर है वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन ये हो गया वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हुआ, ये यूनिट आ गया सेकेंड। तो L/R की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड यूनिट हो गई। अब इसके बाद इसकी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में प्लेस करें, पुटिंग दिस वैल्यू इन एक्सपोनेंशियल टर्म, I इज इक्वल टू I0 1 माइनस e टू दी पावर माइनस R/L इंटू टी। अगर इस इक्वेशन में जो ग्रोथ ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस इक्वेशन में अगर इसकी वैल्यू प्लेस करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। प्लेस कर रहे हैं वैल्यू, तो ये हो गया I इज इक्वल टू I0, ये वैल्यू मिल गया। टाइम की वैल्यू क्या था, L/R इज इक्वल टू टाइम, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट था, इसकी जो यूनिट है वो सेकेंड अभी आई है, सेकेंड आई थी, इसे t लिख सकते हैं। t की वैल्यू अगर यहाँ प्लेस करें तो लिखा जा सकता है 1 माइनस e टू दी पावर R/L इंटू टी की वैल्यू ये रख दी यहाँ से L/R। तो R से R कैंसिल, L से L कैंसिल, ये माइनस था यहाँ, ये हो गया I इज इक्वल टू I0 1 माइनस e टू दी पावर -1, और e टू दी पावर -1 अगर है तो इसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है I0 1 माइनस e टू दी पावर -1 को लिखा जा सकता है 1/e, या इसे लिखे I0
E माइनस 1 बाई ई, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और E की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718 ये वैल्यू अगर प्लेस करें तो आई की वैल्यू हो गई I0 E माइनस 1, ई की वैल्यू कितना 2.718 में से एक घटा दें तो ऊपर हो गया 1.718 अपॉन ई की वैल्यू है 2.718। डिवाइड करें, अगर दोनों को डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6321 इंटू आई नॉट। तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम है, वो टाइम है जिसमें कोई भी करंट अपने पीक करंट का, स्टेडी करंट का 63% इंक्रीज कर जाए, उसे ही कहा जाता है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इसे लिख सकते हैं। और इस डायग्राम में अगर इसे बनाना हो तो क्या लिखेंगे, ये 63% जहाँ भी पहुँच रहा होगा इसे ही रिप्रेजेंट करेंगे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। लैम्डा से लिखें या टी से तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं क्योंकि टाइम है, तो लैम्डा से ही रिप्रेजेंट कर दें, ये हो गया लैम्डा। या फिर लिख दें L/R इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी 0.6321 या 1 नहीं भी लिखें ऑफ I0। ई की वैल्यू यहाँ से हटा दिए। ये हो गया ग्राफ। यहाँ पे टाइम है, ये टाइम हो गया, टाइम t इज इक्वल टू यहाँ पे 0 और यहाँ करंट हो गया 0। इस प्रकार से ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना लिया गया। और इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन भी हो गया। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इन विच ग्रोविंग करंट इंक्रीज टू 0.6321 ऑफ मैक्सिमम करंट स्टेडी करंट, या ये भी कह सकते हैं कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इन विच growing current reach to 63.2% of its steady value और peak value। तो अब हम लोग जो हेडिंग था आज का, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, इसे कंप्लीट कर लिए, इसका पूरा ग्राफ प्लॉट कर लिए, इसके लिए पूरा एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए। इतना एग्जाम में आपको लिखना है। अब हमें जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है वो पढ़ना है डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। इसमें क्या करेंगे, बैटरी को रिमूव कर दिया जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सर्किट वैसा ही रहेगा। तो इसके पूरे एक्सप्रेशन के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।